हेलो दोस्तों, ये कहानी का 21वां भाग है। अगर आप इस कहानी के पहले के 20 भाग को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पिछले भाग में आप सभी ने पढ़ा कि हर्षद भाई के घर में अचानक से एक लड़की आती है और वे अपने आप को सांभवी होने का वादा करती है। पहले तो हर्षद भाई मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने उस लड़की की कलाई में बने हुए चांद और तारे के निशान को देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। और अब आगे। आप होश में तो हैं? ये हमारी बेटी कैसे हो सकती है? भावना बेन ने अपने पति से कहा। नहीं नहीं भावना, ये अपनी सांभवी ही है। देखो, बचपन में जब हम अपने दोनों बच्चों में फ़र्क नहीं कर पाते थे तो हमने सांभवी की कलाई पर एक छोटा सा चांद और तारा का निशान गुदवा दिया था। हर्षद भाई की आवाज़ थरथरा रही थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, और वही निशान इसकी कलाई पर भी है। इसका मतलब ये हमारी सांभवी ही है। लेकिन इसकी शक्ल क्यों अलग लग रही है? ये तो इसकी बात सुनने पर पता चलेगा ना। अपने पति की बात सुनकर वे खामोश हो गई और सवालिया नज़रों से उस लड़की की ओर देखने लगी जो अपने आप को उनकी बेटी बता रही थी। हाँ तो बेटी, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा सांभवी से मेल नहीं खा रहा है? हर्षद भाई ने उस लड़की के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। हर्षद भाई के अपनत्व और स्नेह से उस लड़की का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने हर्षद भाई और भावना बेन की ओर देखते हुए कहा, मम्मी, आपको याद होगा ना कि कैसे हमारी बस के ऊपर अचानक से एक चट्टान का टुकड़ा आ गिरा था और बस अनबैलेंस होकर खाई में जा गिरी थी। बस में हमें आगे की ओर सीट मिली थी और ठीक दरवाजे के पास वाली सीट मेरी थी। इतना कहकर वे रुक गई। उसकी बात सुनकर भावना बेन को भी याद आया कि लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। बस जैसे ही लुढ़कते हुए नीचे की ओर गिरने लगी, मैं अपनी सीट से पलटकर दरवाजे के बाहर जा गिरी और लुढ़कते हुए मैं बहती हुई नदी में जा गिरी। झाड़ीदार पौधों और पत्थरों से टकराने की वजह से मेरे पूरे शरीर और चेहरों पर अनगिनत घाव हो गए थे। नदी में अचानक से गिरने की वजह से एक पत्थर से टकराकर मैं बेहोश हो चुकी थी और उस बेहोशी की हालत में नदी में बहते हुए कहाँ से कहाँ चली गई मुझे कुछ भी मालूम नहीं। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। शायद मुझे नदी में बहता हुआ देखकर किसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। चेहरे पर लगे हुए घाव और पत्थरों से टकराने की वजह से कटकर लटके हुए होठ को देखकर मैं अपने आप में घबरा गई। मैं हॉस्पिटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेना चाहती थी, लेकिन सबने मुझे बचा लिया। आपने मुझे क्यों बचाया डॉक्टर? मुझे मर जाने दीजिए। इस भयानक और बदसूरत चेहरे के साथ मैं जीकर क्या करूँगी? मैं बेतहासा रोए जा रही थी। इस पर डॉक्टर ने बताया कि आपकी जान बच गई कि बहुत है। वैसे भी बहुत ही संस्थाएं हैं जो इस हॉस्पिटल की मदद करती हैं। उसी संस्था की मदद से हम प्लास्टिक सर्जन से आपके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा देंगे। लेकिन खबरदार, दोबारा आत्महत्या करने की कोशिश मत करना। सचमुच उस हॉस्पिटल के डॉक्टर देवदूत थे। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मेरी कटी फटी भौहों को एक सुंदर आकार दिया, चेहरे के गड्ढों को शरीर के दूसरे हिस्से की चमड़ी लेकर भर दिया और मेरे कटकर लटके हुए होठ को सर्जरी के द्वारा एक सुंदर आकार दिया। 7 दिनों के बाद जब मेरे चेहरे की पट्टियाँ खुली और नर्सों ने मुझे आईना दिखाया तो मैं अपना चेहरा देखकर रो पड़ी, क्योंकि भले ही उन्होंने अपनी ओर से प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा मेरा चेहरा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरा चेहरा नहीं था। चेहरे पर टाकों के निशान पड़े हुए थे, जगह जगह दाग बने हुए थे। मुझे अपना पहले वाला चेहरा याद आ रहा था। मुझे रोता हुआ देखकर सबने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, इस छोटे से हॉस्पिटल में हमसे जितना बन पड़ा हमने किया। अब आप देश के किसी बड़े हॉस्पिटल में ही अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती हैं, लेकिन उसके खर्चे इतने हैं कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन मैं कहाँ जाती इस बदसूरत चेहरे के साथ? मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं भी क्या करती? हॉस्पिटल से निकलने के बाद इधर उधर टहलती रही और जब रात हुई तो पास ही बहती हुई नदी में जाकर छलांग लगा दी। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने एक अनजान जगह पर किसी की झोपड़ी में अपने आप को पाया। मुझे होश में आता हुआ देखकर वे लोग बहुत खुश हुए।
मैंने देखा वे एक वृद्ध दंपति थे। उन्होंने मेरे सर पर बड़े प्यार के साथ हाथ फेरते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी जान बच गई। आज पूरे 15 दिनों के बाद तुम्हें होश आया है। मैं दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे जी भर कर रोने दिया। जब मैं थोड़ा शांत हुई तो उन्होंने कहा कि रो मत मेरे बच्चे, चोट लगने की वजह से और कटने फटने की वजह से चेहरा बुरी तरह जख्मी था। जड़ी बूटियों से जख्म तो भर गए हैं, लेकिन निशान बाकी रह गया है। उनकी बात सुनकर मैं और भी जोरों की रो पड़ी। सिर्फ यही कहा कि मुझे क्यों बचाया आप लोगों ने। इस भयानक और बदसूरत चेहरे के साथ मैं जीकर क्या करूंगी। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, जीवन भगवान की दी हुई एक अनमोल उपहार है, इसे ऐसे ही जया नहीं करते। इतना कहकर उस बूढ़ी महिला ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। शायद इसी कारण अभी मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे थे। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर उस बूढ़े बाबा ने कहा, अपने चेहरे के घाव और दागों की क्यों फिक्र करती है? ये हिमालय है, यहाँ प्रकृति की गोद में इतनी बेशकीमती और चमत्कारी जड़ी बूटियाँ हैं कि जिसके प्रभाव से ये सारे निशान खत्म हो जाएंगे। मैं उनकी बात का क्या जवाब देती? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे अपना जीवन अभिशाप लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर मैं वापस लौटकर भी जाती हूँ तो क्या कोई मुझे पहचान पाएगा? आप लोग मेरे माँ बाप हो तो शायद मेरा साथ भी नहीं छोड़ो, लेकिन क्या सम्राट और उसके घर वाले मुझसे रिश्ता बनाए रखेंगे? मेरे मन में अब जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों ने बिल्कुल हार नहीं मानी। मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करते और वे बूढ़े बाबा न जाने जंगल से कैसी कैसी जड़ी बूटियाँ लाते और पीसकर मेरे चेहरे पर लेप लगाते। 24 घंटे मेरे चेहरे पर किसी न किसी चीज़ का लेप या कोई न कोई जड़ी बूटी लगी ही रहती। इस तरह 4-5 महीने बीत गए। इस बीच उन्होंने ना तो मुझे एक पल के लिए कभी अकेला छोड़ा और ना ही नदी की तरफ आने दिया। और फिर 6 महीने के बाद एक दिन अचानक से वे दोनों मुझे नदी के किनारे ले गए और जब मैंने पानी में अपना चेहरा देखा तो मैं खुद ही अपने आप को पहचान नहीं पाई। मेरे चेहरे के सारे दाग धब्बे, निशान और कटने के दाग सब खत्म हो चुके थे और मेरा चेहरा पहले से भी ज़्यादा गोरा और सुंदर हो चुका था। मेरे बाल पहले से भी ज़्यादा लंबे और घने हो गए थे। मेरी पलकें और मेरी भवें दोनों ही बहुत घनी और सुंदर हो चुकी थी। लेकिन इतना सुंदर होने के बाद भी ये मेरा चेहरा नहीं था। पल भर के लिए मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपनी पहचान खो चुकी हूँ तो मैं फिर से रो पड़ी। आप क्यों रो रही है बिटिया? अब तो तुम पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो। बूढ़े बाबा ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन बाबा, ये मेरा चेहरा नहीं है। इस चेहरे के साथ मेरे अपने कभी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तू रो क्यों रही है बिटिया? थोड़ा सा ही तो बदलाव आया है तेरे चेहरे में। तेरे नाक और होठों के साथ तेरे भौहों के आकार में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तेरे अपने तुझे सीने से लगाते ही पहचान जाएंगे। उस बूढ़े बाबा ने सांभवी को समझाते हुए कहा। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो और ज़रा ये सोचो कि तुम्हारे घर वाले कितने परेशान होंगे। क्या पता उन्होंने तो अब तुम्हारे लौटने की आशा भी छोड़ दी होगी। इसलिए मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपने माता पिता के पास लौट जाना चाहिए। सांभवी उस बुजुर्ग दंपति के समझाने पर अपने घर लौटने के लिए राजी हो गई। वे उनके एहसासों तले दबी हुई थी। उस बाबा की पत्नी ने अपने गुल्लक में से कुछ पैसे निकाले और सांभवी को देते हुए कहा, ये लो रख लो, तुम्हें रास्ते में काम आएंगे। सांभवी के पास सब नहीं थे जो वे उन्हें कुछ कह पाती। उसकी आंखों से भी आंसू बह जा रहे थे। ये दूसरा जीवन उसे उन्हीं की कृपा से मिली थी। रो मत बिटिया, रोना तो हमें चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद हमारी दुनिया फिर से वीरान हो जाएगी। इतने दिनों से तुम हमारे साथ ही थी तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारा परिवार पूरा हो गया है। उन दोनों वृद्ध दंपति के मुंह से ऐसी बात सुनकर सांभवी और भी ज्यादा भावुक हो गई और उनसे लिपट कर रो पड़ी। बाबा, अगर उस दुनिया में अपनी पहचान खो दी होगी तो मैं हमेशा के लिए आपके पास लौट आऊँगी। उसने रोते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और मेरी ये झोपड़ी तुम्हारा रास्ता देखेगी। अब जाओ, तुम्हारी बस का वक्त हो गया है। उस बूढ़े बाबा की पत्नी ने कहा और वे भी अपनी भीगी पलकें पोंछने लगी। सांभवी भारी मन से उन लोगों से विदा लेकर वापस अपने घर के लिए निकल चुकी थी।
जैसा कि उसे अनुमान था, सचमुच उसे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय उसके पिता के, और उन्होंने भी उसके हाथों में गूदे हुए गोदने की वजह से उसे पहचाना। तो पापा, ये थी मेरी अब तक की कहानी। लेकिन अब जब आप और मम्मी ही मुझे नहीं पहचान पाए, तो क्या सम्राट मुझे पहचान पाएगा? सांभवी ने उदास होकर चिंतित स्वर में कहा। हर्षद भाई और भावना बेन दोनों ही अब इस बात से संतुष्ट हो गए कि ये उनकी बेटी सांभवी ही है। लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता थी कि इसकी जुड़वा बहन गौरी के रहते हुए वे लोग भला कैसे इस बात को विश्वास करेंगे कि ये सांभवी है, और जिसके साथ सगाई हुई है वे इसकी जुड़वा बहन गौरी है, क्योंकि सांभवी का चेहरा बदल चुका था। भावना, पहले तो तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो। बहुत तकलीफ झेली है मेरी बच्ची ने। आगे की बातें बाद में सोचेंगे, हर्षद भाई ने अपनी पत्नी से कहा, और वे खुद भी इस सोच में डूब गए कि अब आगे क्या करें। अपने पति की मन की बात भावना बेन भी अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन फिलहाल वे खामोश थी। सबके मन की बात तो सांभवी भी समझ रही थी, लेकिन उसको समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करेगी, जबकि उसे इस बात को तो पता ही था उसकी गैर मौजूदगी में सम्राट के साथ उसकी जुड़वा बहन गौरी की सगाई हो चुकी है। इधर भावना बेन और हर्षद भाई भी इसी फिक्र में थे कि अब ये बात आखिर सांभवी को कैसे बताएं। इसी चिंता में 10 दिन बीत गए। इस बीच उसका छोटा भाई निखिल भी कॉलेज की छुट्टियां में घर आ गया था। पहले तो उसने भी अपनी बहन को नहीं पहचाना, लेकिन धीरे धीरे उसे भी इस बात का यकीन होने लगा कि उसकी बड़ी बहन सांभवी ही है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के माहौल में भावनाओं में बहकर उसने अचानक से कह दिया, काश तुम 1 महीना पहले आ गई होती दीदी, तो ये सब कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? यही कि सम्राट जीजू के साथ गौरी की सगाई नहीं करनी पड़ती, निखिल ने सहज भाव से अपने कंधे उचकाते हुए कह दिया। हर्षद भाई और भावना बेन दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि निखिल अचानक से गौरी की सगाई के बारे में बता देगा, और सांभवी को तो ऐसा लग रहा था मानो काटो तो खून नहीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। घबराहट के मारे उसका गला सूखने लगा और सर इस तरह घूमने लगा मानो इसी वक्त वे चकराकर गिर जाएगी। उसने डूबती हुई नज़रों से अपनी मम्मी पापा की ओर देखा। उसकी सवालिया नज़रों की ताव को वे दोनों सह नहीं पाए और उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। सांभवी की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। उसका गला बुरी तरह सूख गया था। मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर भावना बेन को भी बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, हमें माफ़ कर दे बेटी, हमारी कोई गलती नहीं है। सांभवी ने दुख और गुस्से के साथ अपने आप को अपनी माँ की बाहों से अलग करते हुए कहा, ठीक कहा आपने, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो इतनी जल्दी मुझे मरा हुआ समझ लिया था। हर्षद भाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने समझाया था, बहुत समझाया था कि हमें सम्राट और उसके परिवार वालों को सारी बातें बता देनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरी सुनता कौन है। भावना बेन को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैंने तो सम्राट के भले के लिए ही सोचकर ऐसा किया। सोचा अगर सांभवी लौटकर आ गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और सांभवी वापस सिंघानिया विला चली जाएगी। फिर गौरी यहाँ वापस आ जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर मैं सचमुच मर गई होती, लौटकर नहीं आती, तो मेरी जगह हमेशा के लिए गौरी ले लेती। क्यों? सांभवी की बात सुनकर भावना बेन ने खामोशी से नजरें झुका ली, क्योंकि सचमुच उन्हें इस बात का तो अंदेशा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ तो अब सांभवी की पहचान ही बदल चुकी थी। एक सच को छुपाने के खातिर अब न जाने कितने झूठ बोलने होंगे, क्या करना होगा। सारी बातें सोच सोचकर हर्षद भाई और भावना बेन का बुरा हाल था। दूसरी ओर सांभवी को तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उसकी आंखों के आगे रह रहकर सम्राट का चेहरा घूम रहा था। उसकी प्यार भरी बातें आ रही थी। कुल मिलाकर सबके सब ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हुए थे जहाँ से उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बस एक ही सवाल उनके दिलो दिमाग में कौंध रहा था कि अब आगे क्या होगा। भावना बेन अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थी, लेकिन अब वे कर भी क्या सकती थी। सचमुच हालात बहुत पेचीदा हो चुके थे और सांभवी की मानसिक स्थिति तो सचमुच बहुत ही विकट हो चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ यही बातें आ रही थी कि अब सम्राट और उसके घर वाले कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि जिससे सम्राट की सगाई हुई है वे अनामिका या सांभवी नहीं बल्कि गौरी है।
अगर किसी ने भी गौरी को पहले देखा होता तो शायद उसकी बात पर यकीन भी कर लेते, लेकिन अब सांभवी को अपने प्यार की बगिया उजड़ती हुई नजर आ रही थी। रह रहकर उसके मन में बस यही बात आ रही थी कि काश उस दुर्घटना में मैं मर गई होती। उसकी ज़िंदगी अब उसके सारे परिवार के लिए एक बार फिर से परेशानी का सबब बन गई है। घर में एक अजीब तरह का तनाव भरा सन्नाटा फैला हुआ था। हर्षद भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे वे क्या करें। इसी चिंता में आज हर्षद भाई दुकान भी नहीं गए थे। घर में बना हुआ खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। भावना बेन अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा था कि उस दुर्घटना के बाद सिंघानिया परिवार को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। देखिए जी, अब जो होना था वे तो हो गया। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अब इसका हल भी तो निकालना होगा। घर में छाए हुए सन्नाटे को तोड़ती हुई भावना बेन ने अपने पति से कहा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हर हाल में मुझे सांभवी की ही हार दिखाई दे रही है। हर्षद भाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, देखिए जी, मेरा ख्याल है कि हमें सांभवी को लेकर मुंबई जाना चाहिए और किसी भी तरह कोई भी बहाना बनाकर इसे भी वहीं रहने देना चाहिए, ताकि हो सकता है कि सम्राट और उसके घर वाले अपने आप दोनों बहनों में फ़र्क महसूस करके कोई फैसला ले। अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ी देर तक हर्षद भाई खामोश रहे। फिर उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी और मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अनामिका बेटी, क्या बात है? काफ़ी दिन हो गए तूने मेरे पैरों की मालिश नहीं की है। तेरे उस तेल में गजब का कमाल है। मिसेस सिंघानिया ने अनामिका से कहा तो वे चुपचाप उन्हें देखती रह गई, क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं था कि सांभवी यहाँ क्या क्या करती थी। लगता है अपने घर वालों की याद में तुम यहाँ की सारी चीज़ें भूलती जा रही हो। और हाँ, काफ़ी दिनों से तुमने अपने अंकल की वे फेवरेट डिश भी नहीं बनाई है। जल्दी ही उन्हें बनाकर खिला देना, वरना वे तुमसे शिकायत करेंगे। सम्राट की मम्मी ने मुस्कुराते हुए गौरी से कहा। लेकिन गौरी तो एक अलग ही दुविधा में फंसी हुई थी। अब उसे भला क्या मालूम था कि सम्राट के पापा के फेवरेट डिश क्या है, या उसकी बहन यहाँ पर क्या क्या करती थी, किस तरह लोगों का ख्याल रखती थी। हे भगवान, मैं कुछ बता भी नहीं सकती। मैं क्या करूँ, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँ? गौरी ने मन ही मन परेशान होते हुए सोचा। सारे लोग अनामिका में आए हुए परिवर्तन को तो देख रहे थे, लेकिन इसका कारण समझ नहीं पा रहे थे। और इस बात का तो उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ये अनामिका नहीं है, बल्कि उसकी जुड़वा बहन गौरी है। अबीर तो पहले से ही ये सोच सोच कर परेशान था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि उसे अपने बड़े भाई की तरह मान सम्मान और प्यार देने वाली अनामिका उससे गैरों की तरह व्यवहार कर रही है। बदलाव तो सम्राट ने भी महसूस किया था, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने जिस भोली वाली और मासूम से अनामिका से प्यार किया था और उसकी निश्चल मद भरी आंखों में खोकर अपने आप को खो दिया था, उसे वे अनामिका नहीं दिखाई दे रही थी। पहले वाली अनामिका जहाँ एक शांत और गहरी झील की तरह थी, अब वही अनामिका बदलकर एक चंचल झरने की तरह हो गई थी। उसके बर्ताव और आदतों में भी फर्क आ गया था। अमीर गरीब छोटे बड़े सबको एक बराबर सम्मान देने वाली अनामिका अब भेदभाव करने लगी थी। सम्राट को जहां अनामिका पहले प्रेम और सादगी की तस्वीर मालूम पड़ती थी, वहीं अब धीरे धीरे उसे अनामिका में एक अजीब सा अहंकार दिखाई देने लगा था, जिसके कारण वे एक बार फिर से सोच में पड़ गया था। घर के नौकरों के साथ उसका व्यवहार देखकर सम्राट सोच में पड़ जाता था। उसे अबीर की बात सच महसूस होने लगती थी कि आखिर अनामिका इतनी बदल क्यों गई है। शाम हो चुकी थी। सम्राट और अबीर ऑफिस से आकर चाय नाश्ते के बाद गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों ने वचमन के साथ में अनामिका के मम्मी पापा को आते देखा। क्या बात है, अचानक से ये लोग यहाँ कैसे आ गए, और इनके साथ ये लड़की कौन है? अबीर ने सम्राट से कहा। अब ये तो इनके आने के बाद ही पता चलेगा, सम्राट ने कहा, और वे लैपटॉप लेकर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। इधर गौरी ने जैसे ही अपने मम्मी पापा को देखा तो बहुत खुश हो गई और उसकी जान में जान आ गई। आप लोग अचानक से कैसे आ गए, सब ठीक तो है? सम्राट की मम्मी ने भावनाबेन से पूछा। ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक है। हम लोग ने बेवक्त आकर आप लोगों को तकलीफ दी, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी। भावनाबेन ने अपनी बेटी गौरी की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा। कैसी बातें करती हैं आप? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। आप हमारे अपने हैं
और ये आपका ही घर है, जब चाहे आ सकती हैं। सम्राट की मम्मी ने अपनत्व भरी आवाज़ में कहा और फिर गौरी की तरफ मुड़कर बोली, ये लोग थके हुए होंगे, इन्हें चाय नाश्ता करवाकर इनके आराम करने का प्रबंध करो। और हाँ, नौकरों से कहकर इनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो। उनकी बात सुनकर गौरी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अपनी मम्मी पापा के साथ आए हुए इस अनजान और अनिंद्य सुंदरी लड़की को देखकर उसके मन में रह रहकर यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये है कौन और मम्मी पापा के साथ यहाँ कैसे आई है। दूसरी ओर भावना बेन और हर्षद भाई भी सबके सवालिया नज़रों को अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन वे खुद इस दुविधा में थे कि आखिर इन लोगों से अपनी बेटी सांभवी का परिचय किस रूप में कराए।